Hello friends, I am CA Mayuri Khanna and we are going to start a very new topic of central banking, that is FEMA, Foreign Exchange Management Act 1999. Now, अब हम जान लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की हिस्ट्री क्या है. इट वाज इंट्रोड्यूस एज ऑन 1st of June 2000 and it was applicable to entire India. It was basically a replacement of FERA, Foreign Exchange Regulation Act 1974. Now, the question arises, when we are already having an act relating to foreign exchange, what was the need for introducing FEMA? Now, the answer to this question is that when Government of India has introduced the liberalized policy of in 1991, we have seen that FERA is totally incompatible. FERA जो है बिल्कुल भी compatible नहीं था liberalized policy से. So, we felt the need to change the act and make the major changes in it. नाउ अब जान लेते हैं हम फेमा के ऑफिशियल स्ट्रक्चर के बारे में. फेमा का जो हेड ऑफिस है वो कहा उसे कहते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. दिस इज कॉल्ड, उसके जो हेड ऑफिस को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं एंड इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली. Besides this, we are having 5 zonal offices in all the 4 metro cities: Delhi, Mumbai, Chennai, and Kolkata, and one is in Jalandhar, Punjab. And they are headed by deputy director. Apart from this, they are further subdivided into 7 subzones, and they are headed by assistant directors. This is the history of FEMA. We have already gone through it. That it is a replacement. FEMA is a replacement of FARA 1974, and government is a part of agenda of liberalization. जब liberalization introduce किया गया 1991 में, we have seen that there is a need to make the major changes in act. The reason is the FARA was any offense considered under FARA was basically a criminal offense. Criminal offense क्या होता है? Means कोई भी कॉन्ट्रावेंशन अगर फेरा के अंडर होता है तो उसमें सीधा क्या होता है, क्रिमिनल ऑफेंस कंसिडर होता है, उसमें सीधा इम्प्रिजनमेंट होती है, इंसान को जेल कर दी जाती है. और अगर फेमा में जो है वो पहले हम पेनल्टीज लगाएंगे और उसके बाद भी अगर रिपीटेडली वो रहेगा ऑफेंस तो हम क्या करेंगे, उसको इम्प्रिजनमेंट करेंगे. तो ये एक तरीके का सिविल ऑफेंस कंसिडर होता है. मीन्स फेमा के अंडर जो है ऑफेंस है वो क्या है, सिविल ऑफेंस है. और फेरा के अंदर किया गया ऑफेंस क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस. नो, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमा? ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा, सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव तो यही है कि लिबरलाइज पॉलिसीज को सपोर्ट करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया. मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट एंड मेक द चेंजेस इन एग्जिस्टिंग एक्ट. एग्जिस्टिंग एक्ट कौन सा था, फेरा. फेरा पे जो एग्जिस्टिंग एक्ट है उसके अंदर हमें कुछ क्या करेक्ट करना है, फॉरेन एक्सचेंज को इकट्ठा करना है. इंडिया लिबरलाइज पॉलिसीज क्यों कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था ताकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स जो है वो अकोमुलेट हो सके. हमारे एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स जो है उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे को फेरा एक्ट में चेंजेस करने की जरूरत थी. And to improve the foreign exchange market in India. Now we will discuss the structure of FEMA. जो Foreign Exchange Management Act 1999 है उसका जो structure है basically एक्ट का, वो हमारे 7 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है. नाउ वी हैव टू लर्न ऑल दिस चैप्टर्स. इसे लर्न करना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. देखिए, सब जो भी कोई एक्ट होता है सबसे पहले उसके अंदर प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस होती है, सेक्शंस 1 एंड 2. उसके बाद रेगुलेशन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेक्शन 3 to 9. ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 10 एंड 12 में है. कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टीज, कोई भी पेनल्टीज कॉन्ट्रावेंशन कौन से सेक्शन में, 13 से लेके 15 तक. उसके बाद पेनल्टीज तो लग गई, उसके बाद अपील्स होंगी, एडजुडिसिकेशन होगा कि किसी एक्ट कोई भी प्रॉब्लम की हुई, कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो बाद में अपील का करेगा. सेक्शन 16 और 35, सेक्शन 16 से लेके 35 में इसका इसके बारे में बताया गया है. और डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट की क्या पावर्स हैं वो सब सेक्शन 36 से 38. एंड मिसलेनियस पार्ट सेक्शन 39 से 49. वी हैव टू लर्न दीज सेक्शंस कि कौन से सेक्शन में क्या है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पुट अप कर दिया जाता है. नाउ वी विल स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. सारी डेफिनेशंस जो है सेक्शन टू में, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस जो है सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में है. सो हम वी विल स्टार्ट विद दिस प्रिलिमिनरी सेक्शन 2 डेफिनेशंस. ऑथराइज्ड पर्सन. नाउ हु इज द ऑथराइज्ड पर्सन? ऑथराइज्ड पर्सन फेमा के अंडर किसको बोला जाता है? कोई भी ऑथराइज डीलर हो सकता है. ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, कोई बैंक हो सकता है जिसका ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हो. कोई मनी चेंजर हो सकता है. मनी चेंजर होते हैं ना जो ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज चेंज करके देते हैं, उन्हें मनी चेंजर कहते हैं. फॉर द टाइम बिंग इन ऑथराइज अंडर सेक्शन 10 टू डील विद फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन सिक्योरिटी. मीन्स ऑथराइज डीलर आ गया, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट आ गया और मनी चेंजर आ गया. ठीक है.
इसके बाद है फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का मतलब है इंडियन करेंसी के अलावा कोई भी करेंसी हुई दैट इज कंसिडर्ड एज फॉरेन करेंसी। करेंसी, करेंसी इंक्लूड्स ऑल करेंसी नोट्स। अब इसमें क्या क्या आता है, करेंसी के अंदर क्या क्या आता है, करेंसी क्या चीज है, ये नोट्स हो गई, पोस्टल नोट्स, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक। ट्रेवलर चेक मेरे ख्याल से सबको पता होगा, जैसे हम लोग कई बार घूमने जाते हैं तो इंस्टेड ऑफ कैरिंग द कैश हम बैंक के पास जाके ट्रेवलर चेक भी ले सकते हैं, ताकि अब सपोज हम चाइना गए या किसी भी और कंट्री में गए, हम इतना सारा कैश क्यों लेके जाएं, हम ट्रेवलर चेक बनवा लेते हैं, बैंक को पैसे देके ट्रेवलर चेक ले लेते हैं और उस कंट्री में जाके उस ट्रेवलर चेक को इनकैश कर लेते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, क्रेडिट कार्ड्स एंड एनी अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोटिफाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन सब को करेंसी का नाम लिया गया। नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। लाइक इसको याद करने का एक मेन तरीका ये है कि जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में क्या आइटम आते हैं, क्रेडिट साइड में क्या आइटम आते हैं, इसमें सारे आइटम आते हैं जो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड, बिजनेस की जो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड आइटम्स होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ वो डेबिट में आते हैं और जो इनकम्स होती हैं वो क्रेडिट साइड में आती है। सेम इज द केस विद करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। लाइक पेमेंट्स मीन्स, इट मीन्स एनी ट्रांजेक्शन अदर देन द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। पेमेंट्स ड्यू इन कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेड, कोई आपका फॉरेन ट्रेड है उससे रिलेटेड कोई भी पेमेंट अगर आपने देनी है। अदर बिजनेस, अदर करंट बिजनेस सर्विसेज, शॉर्ट टर्म बैंकिंग, क्रेडिट फैसिलिटीज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, पेमेंट ड्यू एज एन इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई भी आपने लोन ले रखा है उसके ऊपर देने वाला इंटरेस्ट कहाँ हम दिखाते हैं, नॉर्मल बिजनेस में भी हम कहाँ दिखाते हैं इंटरेस्ट को, कहाँ चार्ज करते हैं, P&L में चार्ज करते हैं, इसी तरीके से ये भी हम इसी में चार्ज करेंगे। और अगर नेट इनकम हुई तो वो हम क्रेडिट में दिखाएंगे। रेमिटेंसेस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट, अब कोई भी एक रेजिडेंट था, वो इंडिया से बाहर चला गया, अब उसके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, उनको वो रेमिटेंसेस मीन्स उनके लिए वो पैसा है इंडिया बाहर से इंडिया में भेजता रहता है, तो वो रेमिटेंसेस जो है वो भी, या उसके बच्चे रहते हैं या उसके कोई भी स्पाउस रह सकता है इंडिया में, तो उसको जो भी वो रेमिटेंस करेगा वो भी कहाँ आएगा, वो भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कंसिडर होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि रेमिटेंसेस जो बाहर लोग रह रहे हैं, इंडिया से बाहर अर्निंग्स कर रहे हैं, वो इंडिया में जब पैसा भेजते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए, तो उसको भी हम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कंसिडर करते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे खर्चे, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस दैट इज इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेवल, एजुकेशन या मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट्स स्पाउस, मेडिकल केयर के लिए, ये तीनों खर्चे कोई भी एक्सपेंसिव, नाउ दीज आर ऑल द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसिव यू सी कि इसमें कोई भी एसेट लाइबिलिटी की बात नहीं हो रही करंट अकाउंट में। तो ये इस टाइप की जो ट्रांजेक्शन है उनको हम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो मैंने आपको पहले बताया। इट मीन्स द ट्रांजेक्शंस व्हिच ऑल्टर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटी, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जिससे एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई चेंज है वो क्या कंसिडर करी जाएगी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया और एसेट लायबिलिटी इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। मीन्स एक इंसान जो PRI है, मीन्स पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, PRI है, उसकी कोई एसेट लायबिलिटी है उसमें कुछ चेंज होता है, या पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, PROI है, उसकी कोई एसेट लायबिलिटी में चेंज होता है, तो वो जो है उसको हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कहेंगे। इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स फर्दर स्लाइड्स में भी करेंगे, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा इस चीज का। नाउ हु इज अ पर्सन, पर्सन कौन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, HUF हो सकता है, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, EOP, BOI, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो ना हो, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सभी तो हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि पर्सन इसको बोलते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी जो फैमा में इंक्लूड किया गया, एनी एजेंसी, कोई ऑफिस, कोई ब्रांच ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन, इन सभी में से कोई भी वो एजेंसी, ऑफिस या ब्रांच जो इसकी या तो ओनरशिप हो या कंट्रोलरशिप हो, इन सभी पर्सन में से किसी की भी, तो उसको भी हम पर्सन की डेफिनेशन में फेमा में लेंगे। नाउ द रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से कोई भी टेक्निकल एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। रेजिडेंशियल स्टेटस हम इनकम टैक्स एक्ट में भी पढ़ते हैं, बट इसमें और इनकम टैक्स एक्ट में थोड़ा सा फर्क है। क्यों, क्या फर्क है,
फैमा के अंदर जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो एक पर्टिकुलर डेट को कैलकुलेट किया जाता है, जबकि इनकम टैक्स के अंदर पर्टिकुलर ईयर के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। मींस इनकम टैक्स में जो टैक्स लगाया जाता है वो पूरे पिछले प्रीवियस ईयर के ऊपर लगाया जाता है, तो हम उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस उस आदमी का पूरे ईयर का देखेंगे, मगर फाइमा के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस उस पर्टिकुलर डेट का देखा जाएगा जिस डेट को वो ट्रांजेक्शन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर होगा। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस। इसके अलावा और क्या डिफरेंस है? फेमा एक रेगुलेटरी लॉ है, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस देखने का जो नजरिया है वो थोड़ा सा इसमें रेगुलेटरी लॉ की वजह से डिफरेंस है, जबकि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमें चेक करना होता है कि एक आदमी पूरा साल हमारे देश में रेजिडेंशियल स्टेटस को रेजिडेंट है या नहीं, उसी हिसाब से उसको टैक्स लगाया जाएगा। नाउ पर्सन रेजिडिंग रेजिडेंट इन इंडिया अंडर फेमा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअल्स की। पहले हम करेंगे इंडिविजुअल्स की बात। अब दो मेजर कंडीशन होती है, एक होती है प्राइमरी कंडीशन, एक होती है सेकेंडरी कंडीशन। पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि प्राइमरी कंडीशन वो पूरी करता है कि नहीं। अगर उसकी प्राइमरी कंडीशन ही पूरी नहीं हुई तो सेकंड कंडीशन देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सबसे पहले है प्राइमरी कंडीशन। प्राइमरी कंडीशन रेजिडिंग इन इंडिया मींस फर्स्ट कंडीशन क्या है? ही शुड रेजाइड इन इंडिया फॉर मोर देन 180 डेज। मींस मोर देन 180 डेज मतलब मिनिमम 183 डेज का उसका स्टे होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आई एम रिपीटिंग, द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, नॉट द फाइनेंशियल ईयर। प्रोसीडिंग मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर, अभी क्या फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हमारा? अभी चल रहा है हमारा 2024-25। तो अगर हमें फेमा के अंडर देखना हो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 2023-24। मतलब फाइनेंशियल ईयर से इमिडिएटली पहले वाले साल के बारे में हम देखेंगे कि क्या वो इंडिया में मिनिमम 183 डेज रहा है कि नहीं। इफ अ पर्सन सेटिस्फाई प्राइमरी कंडीशन देन वी विल चेक द सेकेंडरी। अगर उसने ये प्राइमरी कंडीशन पूरी करी तो ही हम आगे बढ़ेंगे सेकेंडरी कंडीशन की तरफ, नहीं तो हम उसको कंसिडर कर देंगे कि वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। ओके। If a person do not satisfy the primary condition, then the person will be called PROI, जिसे हम person resident outside India कहते हैं। अगर वो इंसान ये कंडीशन पूरी नहीं करता तो हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड डिक्लेयर कर देंगे कि वो PROI है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, कि वो इंडिया में 183 डेज नहीं रहा ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। नाउ सेकेंडरी कंडीशंस को हम दो पार्ट में अंडरस्टैंडिंग के लिए बांटेंगे। एक है पार्ट ए जो कि हमारे इंडियंस के ऊपर लागू होता है, और पार्ट बी जो है वो हमारे फॉरनर्स के लिए। अब इंडियंस इंडियंस किसको बोलेंगे? इंडियंस का मतलब है एक आदमी जो इंडिया में रेगुलरली रहता है, ठीक है। अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर गया या इंडिया से बाहर उसका स्टे हुआ, किस काम के लिए हुआ? ये तीन मेन काम है जिसके लिए वो इंडिया से बाहर गया। एक तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया बाहर, एम्प्लॉयमेंट में वो जॉब के लिए भी जा सकता है या फिर बिजनेस के लिए जा सकता है, या फिर तीसरा है कि उसकी इंटेंशन है फॉर एनी अदर पर्पस दैट इंडिकेट्स इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन। इंडिया से बाहर वो जा रहा है और उसकी इंटेंशन है कि वो अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि वो कितना समय के लिए जा रहा है, उसकी इंटेंशन से नजर आ रहा है कि वो अनलिमिटेड टाइम के लिए बाहर जा रहा है। अगर ये तीन कंडीशंस जो है पूरी करता है वो, इफ पर्सन सेटिस्फाई प्राइमरी कंडीशन, पहली चीज तो हम सेकेंडरी कंडीशन देखने ही तब आए जब उसने पहली कंडीशन फुलफिल करी, सेटिस्फाई करी। एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मतलब फर्स्ट कंडीशन पूरी हुई तो हम सेकंड कंडीशन चेक करने आए हैं। एंड में क्या है? सेकेंडरी कंडीशन। एंड ही आल्सो सेटिस्फाई एनी ऑफ द अबव सेकेंडरी कंडीशन, ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन उसने फुलफिल करी, देन सच पर्सन विल बी कॉल्ड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। वो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या कंसिडर होगा? PROI, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। इसकी और ज्यादा क्लैरिटी हम फर्दर एग्जाम्पल से अब मैं आपको कराऊंगी अभी। ये देखिए, इफ अ पर्सन फुलफिल्स द प्राइमरी कंडीशन मींस ही इज रेजिडिंग इन इंडिया, वो नॉर्मली इंडिया में रहता है फॉर मोर देन 182 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड करंट ईयर में उसने फुलफिल की ईदर ऑफ द सेकेंडरी कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन? या वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर गया, या बिजनेस के लिए इंडिया से बाहर गया, या अनसर्टेन पीरियड वाली जो कंडीशन है वो उसने फुलफिल की, तो वो आदमी क्या कहलाएगा? वो इंसान कहलाएगा पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर अंडर फेमा एक्ट। ओके, एक हम एग्जांपल देख लेते हैं इससे पहले कि आगे करूं मैं। Mr. Ravi, who is residing in Canada. He is residing in Canada and he comes to India for taking care of his parents in India.
उसके पेरेंट्स बीमार थे और उनके लिए, उनकी टेक केयर के लिए वो इंडिया आया। एंड ही स्टेज फॉर मोर देन 182 डेज। मीन्स प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्राइमरी कंडीशन उसने पूरी की कि उसका जो स्टे कितना था, मोर देन 182 डेज था। इसका मतलब उसकी प्राइमरी कंडीशन पूरी हुई। बट ही डू नॉट फिलफिल एनी ऑफ द सेकेंडरी कंडीशंस। मतलब वो सेकेंडरी कंडीशन, 3 कंडीशन थी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट वाली, बिजनेस वाली और अनसर्टेन पीरियड वाली। तीनों में से किसी भी काम के लिए वो नहीं आया। ना तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आया, ना वो बिजनेस के लिए आया, ना वो करंट पीरियड में अनसर्टेन पीरियड के लिए आया। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी कंडीशन उसकी पूरी नहीं हुई, तो उसको हम पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कंसिडर करेंगे। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा ये पार्ट। फिर से पीछे चलते हैं। सेकेंडरी कंडीशन का पार्ट बी, मैंने पहले बताया था जो पार्ट ए था वो किसके लिए था, वो था इंडियंस के लिए। अब पार्ट बी जो है वो किसके लिए लागू होता है, फॉरेनर्स के लिए। अ पर्सन हु हैज कम और टू स्टे इन इंडिया इन ईदर केस, एक इंसान जो नॉर्मली इंडिया से बाहर रहता है, मीन्स फॉरेनर है ना वो, तो इंडिया से बाहर रहता है पर वो इंडिया आ रहा है, किस लिए आ रहा है, वो इन 3 कामों के लिए, इन ईदर केस, अदरवाइज देन, मतलब अदरवाइज देन का मतलब इसके अलावा, इन 3 कामों के अलावा किसी काम के लिए इंडिया से आ रहा है। या ना तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है, ना वो बिजनेस के लिए आ रहा है, ना ही वो अनसर्टेन पीरियड के लिए आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पीआरओआई। फॉर एग्जाम्पल मीन्स अ पर्सन हु नॉर्मली स्टेज आउटसाइड इंडिया। जैसे हमने एग्जाम्पल किया कि वो नॉर्मली आउटसाइड इंडिया रहता है, मीन्स ही इज नॉर्मली रिजाइडिंग इन कनाडा। जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया तो ही वाज नॉर्मली रिजाइडिंग इन कनाडा, बट ही कम्स टू इंडिया। वो इंडिया आ रहा है किस काम के लिए, फॉर पर्पसेज लाइक एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बिजनेस इन इंडिया, या अनसर्टेन स्टे इन इंडिया के लिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पीआरआई, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अगर ये तीनों कामों में से किसी भी एक काम के लिए इंडिया में नहीं आ रहा, तो हम उसको कहेंगे पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ओके, पीआरआई। पीआरआई हमने अभी तक, मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग पहले पढ़ रहे थे इंडिविजुअल्स के बारे में। इंडिविजुअल्स के बारे में हमने 2-3 चीजें पढ़ी। एक तो हमने पहले पढ़ी प्राइमरी कंडीशन, फिर प्राइमरी कंडीशन पूरे होने के बाद हमने 2 पढ़ी सेकेंडरी कंडीशन, जो एक लागू होती है इंडियंस के ऊपर और एक होती है फॉरेनर्स के। करेक्ट। अब इंडिविजुअल्स के बाद हम पढ़ते हैं अदर पर्सन, दोज हु आर नॉट इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स नहीं है उसके अलावा। एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, ईओ, पीओ, बीओ, आईओ, फर्म हो, कुछ भी हो, जो कि रजिस्टर है या इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया के अंदर, तो वो क्या कंसिडर करेगा, पीआरआई, उसको भी पीआरआई कंसिडर करेंगे। एनी ऑफिस और ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया, या owned और controlled by a person resident outside India. Now this is very important, person resident outside India, जो इंसान इंडिया से बाहर रहता है, वो इंडिया में कोई ऑफिस चलाता है, एजेंसी चलाता है, या फिर ब्रांच है उसकी इंडिया में, मगर वो उसकी या तो उसके पास ओनरशिप है या कंट्रोलरशिप है। दोनों काम हो सकते हैं, या तो वो उसको कंट्रोल करता है या उसको ओन करता है, बट ही इज अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, पीआरओआई है, तो वो भी हमारा इस डेफिनेशन में कवर होगा। एनी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया। अब ये पर्सन, ऑफिस कहाँ है, ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी सारी इंडिया से बाहर है, और उसको ओन करता है या ऑनरशिप है या कंट्रोलरशिप है। किसकी ओनरशिप कंट्रोलरशिप है, पीआरआई की ओनरशिप है। मीन्स वो पर्सन रेजिडेंट है इंडिया में, मगर उसका कोई ऑफिस है, कोई ब्रांच है, कोई एजेंसी है जो इंडिया से बाहर है, और उसमें उसकी या तो ओनरशिप है या फिर कंट्रोलरशिप है, दोनों में से कोई एक काम है। सच पर्सन विल बी कॉल्ड पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। आई रिपीट दिस, एनी पर्सन, कोई पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड हो या तो, या इनकॉर्पोरेट हो इंडिया में, या फिर उस पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मगर उसका कोई ऑफिस है, ब्रांच है, एजेंसी है इंडिया में, जिसमें उसकी या तो ऑनरशिप है या कंट्रोलरशिप है। मगर इसका रिवर्स भी हो सकता है कि हम, हमारा ऑफिस, एजेंसी वगैरह कहाँ है, इंडिया से बाहर है, मगर उसकी ओनरशिप और कंट्रोलरशिप पीआरआई के पास है। इन तीनों केसेस में हम कहेंगे कि दीज सच पर्सन्स आर कॉल्ड द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, पीआरआई। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट। फर्स्ट वन इज पर्सन रेजिडेंशियल स्टेटस किसके बेसिस पे डिपेंड करेगा यहाँ फेमा के अंदर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मैंने पहले भी आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर का नहीं आएगा, ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में हम चेक करेंगे कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर से इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो है, हम उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस उसका चेक करेंगे। दूसरी बात, सिटीजनशिप जो है वो टोटली इररिलेवेंट फैक्टर है
फेमा के अंडर रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए। आप सिटीजन कहीं के भी हो चाहे ना हो, उससे हमारा फेमा के रेजिडेंशियल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। नाउ अब हम जो अभी तक हमने जो पढ़ा उसका एक रिव्यू लेंगे, समरी फॉर्म करेंगे। स्टे इन इंडिया ग्रेटर देन 182 डेज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर हमारे एक इंसान का, हमारे एक पर्सन जो इंडियन है, उसका स्टे अगर मिनिमम 183 डेज का रहता है, यानी कि ग्रेटर देन 182 डेज का, अगर नहीं रहता तो स्ट्रेट फॉरवर्डली हम उसको डिक्लेयर कर देंगे दैट ही इज अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, और आगे हमें दूसरी सेकेंडरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। नो फर्दर एनालिसिस रिक्वायर्ड। ही विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिक्लेयर्ड एज पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया अगर उसका स्टे 183 डेज का नहीं है तो। हाँ, इफ यस है तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी कंडीशन में जाएंगे। सेकेंडरी कंडीशन का पार्ट ए जो इंडियंस के लिए है उसको चेक करेंगे। हम चेक करेंगे दैट डिड ही लीव्स इंडिया इन करंट फाइनेंशियल ईयर। आप देखिए ध्यान से, उसने इंडिया कब छोड़ा, करंट फाइनेंशियल ईयर, नॉट प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या वो इंडिया छोड़ के जा रहा है? अगर जा रहा है तो हम ये चेक करेंगे कि किन कामों के लिए जा रहा है वो किन कामों के लिए जा रहा है। पहली चीज तो ये चेक करेंगे, यस, PRY फ्रॉम द डे यू लीव इंडिया। अगर वो जा रहा है उन 3 कामों के लिए, कौन कौन से 3 काम थे? एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए और अनसर्टन स्टे के लिए जा रहा है। तो हम ये चेक करेंगे कि अगर ये इन कामों के छोड़ के इसके अलावा, मतलब अदर देन दीज कामों के लिए जा रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया फ्रॉम द डे ही लीव्स इंडिया। जिस दिन उसने इंडिया छोड़ा उसी दिन से वो क्या बन गया, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। और अगर नहीं तो हम उसे कहेंगे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अब हम सेकेंडरी कंडीशन जो फॉरेनर्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है उसका एक रिव्यू लेते हैं। इफ अ फॉरेनर स्टेज इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, एक फॉरेनर है जो नॉर्मली इंडिया में नहीं रहता मगर वो इंडिया में आया और ही लीव्स इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज एंड ही सेटिस्फाइज द प्राइमरी कंडीशन। उससे प्राइमरी कंडीशन चेक करी तभी तो हम सेकेंडरी कंडीशन की तरफ आएंगे चेक करने के लिए। तो हम क्या चेक करेंगे, डिड ही कम टू इंडिया दिस फाइनेंशियल ईयर फॉर दोज 3 पर्पसेस। 3 काम जो मैंने आपको बताए थे, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, अनसर्टन स्टे या इंडिया के लिए अंदर, क्या वो उन कामों के लिए आया है इंडिया में? अगर वो इन 3 कामों के लिए आया है तो हम उसको मान लेंगे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। और अगर वो इन 3 कामों के अलावा किसी काम के लिए आया, तो सपोज वो अपने पेरेंट्स की टेक केयर के लिए आया है, या वो अपने स्पाउस की टेक केयर के लिए आया है, या चिल्ड्रन की टेक केयर के लिए, या कोई भी एनी अदर पर्पस हो जो इन 3 काम के अलावा हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, ही इज अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। मगर अगर वो बेचारा इन 3 कामों के लिए आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ही इज अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। आई होप ये पॉइंट ऑफ क्लैरिटी हुई होगी रेजिडेंशियल स्टेटस के रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन कोई भी बन सकता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।